एक लड़की थी जो मुझे पैशनेट चिट्ठियां लिखती थी और मैंने 10-12 बार उनका जवाब दिया। एक दिन मैंने जवाब भेजना बंद कर दिया। उसने उन सारी चिट्ठियों को समेटा और एक गुड बाय नोट के साथ मुझे वापस भेज दिया। उसका दिल टूट गया था। मुझे हजारों फैन मेल आते थे। एक बार मैंने एक फैन की चिट्ठी का जवाब दे दिया। उसके बाद उसने मुझे 3720 चिट्ठियां भेज डाली, सिर्फ इस उम्मीद में कि मैं दोबारा जवाब दूंगा। यह काल्पनिक किस्सा नहीं। देव आनंद ने इसका जिक्र अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ्स में किया है। देव आनंद होते तो अब 100 बरस के होते। वो एक ऐसे स्टार थे जिसकी मकबूलियत हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, न जाने कितने मुल्कों में थी। हॉलीवुड में डेविड लीन, ग्रेगरी पेक, फ्रैंक कोपाला जैसे दिग्गज उन्हें जानते पहचानते थे। देव आनंद का जन्म अविभाजित पंजाब के जिस हिस्से में हुआ वो अब पाकिस्तान में है। लाहौर से ग्रेजुएशन करने के बाद जुलाई 1943 को जेब में 30 रुपए लेकर वो फ्रंटियर मेल से बंबई के लिए निकल पड़े थे और कुछ ही सालों में भारत में बहुत बड़े स्टार बन गए। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि लाहौर लौटने के लिए उन्हें 55 साल का इंतजार करना पड़ेगा, जहां उनके हजारों फैंस रहे हैं। जब देव आनंद दरवाजों से लिपट कर रोए, भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी के साथ देव आनंद पाकिस्तान गए थे। बीबीसी से बातचीत में गौहर वो मंजर बताते हैं जब देव आनंद लाहौर 55 साल बाद वापस अपने शहर और उस कॉलेज में गए। जब कॉलेज में हम दाखिल हुए तो मैंने चौकीदार को कहा कि देव आनंद आए हैं। चौकीदार हैरान होकर बोला, ओ, इंडिया तो आया है। जैसे ही देवानंद ने अपने कॉलेज को देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगा। उन्होंने दरवाजे को गले लगाया और दहाड़े मारकर रोए। कॉलेज के समय वो उषा नाम की एक लड़की से प्यार करते थे। उसका नाम पुकारा। स्टेज पर बैठकर रोते रहे, दीवारों से लिपट लिपट कर रोते रहे। उन्होंने बताया कि जब वो आखिरी बार लाहौर कॉलेज से निकले थे तो उषा को क्या कहकर निकले थे। लाहौर को छोड़कर देव आनंद 1943 में जब बंबई आए थे, शुरू में कभी क्लर्की की तो कभी ब्रितानी सेना के सेंसर दफ्तर में नौकरी की, लेकिन हसरत तो एक्टर बनने की ही थी। एक दोस्त जिनके साथ वो संगीत की क्लास लेते थे, उन्होंने निर्माता बाबूराव पै की फिल्म के बारे में बताया। वहां जाने पर चौकीदार ने अंदर जाने नहीं दिया, पर बाबूराव बाहर बैठे उस हैंडसम लड़के के चेहरे को नजरअंदाज न कर पाए। ऑडिशन के लिए डेक्कन क्वीन ट्रेन से उन्हें पुणे भेजा गया और शुरू हुआ पहली फिल्म का सफर हम एक हैं, जो 1946 में आई। पहली ही फिल्म में देव आनंद के सामने एक शर्त रखी गई थी। देव आनंद अपनी किताब में लिखते हैं, मुझसे कहा गया कि तुम्हारे दांतों के बीच हमें फिलर देना पड़ेगा। मैंने अपनी जीभ घुमाई ये पक्का करने के लिए कि क्या वाकई मेरे सामने के दांत के दोनों तरफ गैप है। दांतों में गैप की वजह से मैं फिलर के साथ शूटिंग करता रहा, लेकिन मैं नेचुरल फील नहीं कर रहा था। बाद में मेरी गुजारिश पर यह फिलर हटा दिया गया। मैं खुश हूं कि मैं जैसा हूं लोगों ने वैसे ही मुझे स्वीकार किया। देव आनंद की दीवानगी के किस्से नेपाल में भी खूब मिल जाएंगे, जहां उन्होंने हरे राम हरे कृष्णा, जॉनी मेरा नाम और इश्क 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 शूटिंग की थी। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार बसंत थापा बचपन से ही देव आनंद के फैन रहे हैं। वो बताते हैं, नेपाल में देव आनंद का बहुत क्रेज रहा। उनके जैसा हेयर स्टाइल बनाने के लिए लड़के बैम्बू की लकड़ी में खास तरह का गरम तेल बालों में लगाते। देव आनंद के दांतों में गैप था। हालत यह थी कि लड़के अपने दांतों की शेप बिगाड़कर देव आनंद जैसे दांत बनवाने की कोशिश करते। जब हरे राम हरे कृष्णा की शूटिंग नेपाल में हुई तो पूरा शहर इकट्ठा हो गया था। एक रात हमें पता चला कि दम मारो दम गाना काठमांडू में शूट हो रहा है। भीड़ देव आनंद और जीनत अमान के देखने के लिए इतनी व्याकुल हो गई कि धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस को डंडे चलाने पड़े। लोगों ने भी पत्थर फेंके पुलिस पर। हमने भी एक दो फेंके थे। ये देव साहब का जादू था। उन दिनों मैं दार्जिलिंग गया तो देखा कि सारे सैलानी वही हैट पहनकर घूम रहे हैं जो देव आनंद ने ज्वेल थीफ में पहनी थी, और वही ब्लैक एंड व्हाइट जूते। देव आनंद और काली शर्ट का सच। देव आनंद को जितना बाजी, टैक्सी ड्राइवर, गैम्बलर, गाइड जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है, उतना ही उनके स्टाइल के लिए भी। झुकी हुई गर्दन, उनकी वो टोपी,
गले में रंगीन स्कार्फ और बिना पॉज लगातार बोलने का अंदाज, बहुत सारे लोग इसी स्टाइल के कायल थे। इस बारे में देव आनंद ने बीबीसी से बातचीत में कहा था, दरअसल मैं स्टूप करता हूं, झुक कर चलता हूं। फिल्मों में मुझे लंबे लंबे डायलॉग मिलते थे और मैं कश्मकश में रहता था कि पॉज लूं या नहीं, तो मैं एक ही सांस में बोल जाता था और यही देव आनंद का स्टाइल बन गया। आलम यह था कि देव आनंद के बारे में यह बात फैल गई कि उन्हें काली शर्ट पहनकर निकलना मना है क्योंकि उन्हें देखकर लड़कियां बेहोश हो जाती थीं। हालांकि देव आनंद इसे हंसी में टालते हुए एक अफवाह बताते थे जो फिल्म काला पानी में काले कपड़े पहनने से शुरू हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति देव आनंद की शूटिंग में आए। देव आनंद के चाहने वालों में चंबल के डकैतों से लेकर देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे। फिल्म काला पानी की शूटिंग के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो खास तौर पर शूटिंग देखने आए थे। रोमांसिंग विद लाइफ में ये किस्सा कुछ यूं दर्ज है। गाने की शूटिंग होनी थी। गाना था, हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए और सब राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे थे। जब 2 घंटे तक वो नहीं आए तो हमने गाना शूट कर लिया। जैसे ही शॉट खत्म हुआ, हमें पता चला कि वो पहुंच गए हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के लिए हमने वो शूटिंग दोबारा की। राष्ट्रपति ने खूब तालियां बजाईं। हिंदी फिल्म की शूटिंग देखकर वो बहुत खुश थे। काला पानी के लिए मुझे फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जो मिस्र के राष्ट्रपति अल नासिर के हाथों मुझे मिला। प्रशंसकों की बात चली है तो एक किस्सा और याद आता है। जब देव आनंद चंबल में शूटिंग कर रहे थे, देव आनंद लिखते हैं, शूटिंग के बाद हम चंबल इलाके के डाक बंगले में रुके हुए थे। किसी ने हमें आगाह किया कि डाकू धावा बोलने वाले हैं। जो शख्स हमें आगाह करने आया था, मैंने उससे कहा कि उन लोगों को बोलना कि ऑटोग्राफ के लिए कॉपी लेकर आएं, कैमरा हो तो फोटो के लिए कैमरे लेकर आएं। उनके पास जिंदगी का आखिरी मौका होगा अपने स्क्रीन हीरो के साथ फोटो खिंचवाने का। अगले दिन जब हम शूटिंग कर रहे थे तो मैं ट्रक पर खड़ा हो गया और उनसे बोला, और कैसे हो मेरे देशवासियों? अरे देव साहब, वो बोले। कोई मुझसे हाथ मिलाने लगे तो कोई गले मिला। देव आनंद के साथी भी उनके उतने ही मुरीद थे। 2011 में अभिनेता मनोज कुमार ने बीबीसी की सहयोगी मधु पाल से यह किस्सा साझा किया था। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मैं बड़ा दुखी था। तब 1.5 महीने लगातार देव साहब सुबह हो, दोपहर हो या शाम, दिन में 2 घंटे मेरे साथ जरूर बिताते थे। मनोज कुमार बताते हैं, एक बार मुझे किसी ने फोन करके कहा, अरे भाई, ये हरे रामा हरे कृष्णा तुम्हारा टाइटल है। मैंने कहा हाँ। फोन पर मौजूद व्यक्ति ने कहा कि आज से ये मेरा हो गया। वो देव जी थे, रिस्क लेने वाले देव आनंद। एक स्टाइलिश स्टार के अलावा देव आनंद को हिंदी फिल्मों में विजनरी भी माना जाता है। उनमें रिस्क लेने का मादा था। जो लड़का 1943 में लगभग खाली हाथ मुंबई आया था, वो 1949 में अपना नया प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स खड़ा कर लेता है। टैक्सी ड्राइवर, काला बाजार, हम दोनों जैसी मेनस्ट्रीम फिल्में की, लेकिन गाइड 1965 के रूप में बोल्ड विषय भी चुना, जिसमें प्रेम का बिल्कुल अलग रूप दिखाया गया था। उस पर देव आनंद का रोल ग्रे शेड वाला था, जिसमें वो अंत में साधु बन जाते हैं और मर जाते हैं, यानी वो सब जिसकी उम्मीद लोग स्टाइलिश देव आनंद से नहीं कर रहे थे। मार्केट में लोग गाइड को खरीदने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन आज बहुत सारे लोग गाइड को देव आनंद का मास्टरपीस मानते हैं। जब उनकी किताब रिलीज हुई तो मुझे लंदन में देव आनंद से इंटरव्यू का मौका मिला था। हमेशा हाई स्पिरिट वाले अपने अंदाज में उन्होंने कहा था, लोग अगर कहते हैं कि गाइड सबसे उम्दा काम है तो लोगों की बात सुननी पड़ेगी, लेकिन यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि मैं अपने पिछले किसी अच्छे काम से बेहतर काम करके नहीं दिखा सकता। हम भी देव आनंद, सुरैया और देव आनंद की मोहब्बत। देव आनंद की निजी जिंदगी भी खुली किताब की तरह रही। अभिनेत्री सुरैया से उनकी मोहब्बत थी, पर मजहब की दीवार की वजह से दोनों की शादी न हो सकी और सुरैया ताउम्र अकेली रही। वरिष्ठ पत्रकार अली पीटर जॉन देव आनंद के दोस्त भी थे और फैन भी। अपनी किताब माई देव मेमोरीज ऑफ एन इमॉर्टल मैन में वो लिखते हैं, देव आनंद मुझसे कहते थे कि काश हमारी कहानी का अंत कुछ और होता। तब मैं स्क्रीन में काम करता था
और स्क्रीन ने 2002 में सुरैया को लाइफ टाइम अवार्ड देने का फैसला किया। सुरैया मेरी सहयोगी फिरोज से पूछती रही कि क्या देव आएंगे। फिरोज ने कहा कि देव स्क्रीन के किसी समारोह को मिस नहीं करते हैं, लेकिन देव आनंद ने कहा अली अच्छा नहीं लगेगा। मैंने 40 सालों से न उसे देखा है न फोन पर बात की है। इस बार रहने दो, मुझे पता है कि हम दोनों ही इसे सहन नहीं कर पाएंगे। बाद में देव जानना चाहते थे कि सुरैया कैसी दिख रही थी, उनके बालों में फूल थे या कैसी साड़ी पहनी थी। सुरैया की मौत वाले दिन उन्होंने मुझे बुलाया। उनका पेंट हाउस बंद था। वो टेरेस पर एक टेंट में अकेले बैठे रहे। उनकी आंखों में बस आंसू थे। लेकिन अपने गाने मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया कि तर्ज पर देव आनंद जिंदगी में आगे बढ़ते गए और उन्होंने अपनी हीरोइन कल्पना कार्तिक से शादी की। फैन थक गए लेकिन देव नहीं थके। जीवन के आखिर तक वो फिल्में बनाते रहे, भले वो फ्लॉप हुई। बसंत थापा कहते हैं, हम फैन भी आखिरकार थक गए थे उनकी बाद की फिल्में देखकर, पर वो नहीं थके। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार भारतीय दुबे देव आनंद को कवर करती रही हैं। वो कहती हैं, कई लोगों को उनके आखिरी दौर का सिनेमा पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि वो पहले वाली बात नहीं थी उन फिल्मों में, लेकिन देव आनंद को विश्वास था कि उन्हें फिल्में बनाते रहना है, चाहे उन्हें 0 स्टार मिले या तारीफ। वो मुझसे कहा करते थे कि मुझे काम करते करते ही मरना है। आखिर की कुछ फिल्में देव आनंद को डिफाइन नहीं करती। भारत के ग्रेगरी पेक देव आनंद। भारती दुबे कहती हैं, उन्हें भारत का पहला अर्बन हीरो कहा गया था। वे देहाती रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन देव आनंद का स्टाइल, उनका चार्म अलग था। उन्हें भारत का ग्रेगरी पेक कहा जाता था। वापस देव आनंद के बचपन में चलते हैं। अपनी किताब में देव आनंद बताते हैं कि एक बार वो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास शरबत पी रहे थे। शरबत वाले ने देव साहब को देखा और कहा कि तुम्हारे माथे पर बड़ा सूरज है और तुम बड़े इंसान बनोगे। इसे किस्मत कहें, मेहनत, जुनून या इत्तेफाका। वो बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा स्टार बना, जो वक्त के दायरे से भी आगे जाकर टाइमलेस बना।